ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है, ठीक है सर, जो आपने भी बताया उसने खोल दिया। ये तो एक टैक्टिकल डिसीजन है सर, ये तो एक टैक्टिकल कंसेशन है। कल अगर वो फिर से बंद कर देता है तो क्या करेंगे आप? डोनाल्ड ट्रंप दोनों को बुलाया, बोला भाई आपकी आपस में क्या दुश्मनी है? इजराइल की दुश्मनी तो हिजबुल्लाह से है और लेबनान की दुश्मनी भी हिजबुल्लाह से, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पूरे देश को पे कब्जा करके वो मान गए। अब इसका मतलब ये होता है सर कि जो ईरान का लास्ट उसका दाव था वो भी खत्म हो गया। ईरान अब निवस्त्र हो गया है। अगर हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं किया तो ये जो सीज फायर 10 दिन की है ये तो सिर्फ एक पॉज है। फोकस तो सारी दुनिया का स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे है, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात लेबनान में हो गई है सर। इस सब में सबसे बड़ा प्लेयर तो पाकिस्तान है सर। नहीं सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा लेबनीज मिलिट्री के साथ। पाकिस्तान की जो इस समय जो बहुत फुदक रहा है कि पाकिस्तान में टॉक्स होंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हो सकता है मैं वहां जाऊं, वो नहीं जाएगा सर। आप बताओ, आप जेन्युइनली उसको खत्म करिए, मैं वेरीफाई करूंगा और उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। अब मैं ईरानियन की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी न्यूक्लियर एम्बिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ तो मेरी औकात क्या रहेगी दुनिया में सर? वो कस्में खाएंगे या अल्लाह खूब करेंगे, लेकिन चुपचाप से अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जिहादिस्तान की कोई अहमियत है, क्योंकि उसके पास अमेरिका से एक भीख में मिला हुआ न्यूक्लियर वेपन। तो मेरे पास अगर न्यूक्लियर हथियार होगा तो मेरी भी अहमियत दुनिया में बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का नाम दुनिया का सुपर पावर ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो आप फिर पाकिस्तान की काबिलियत पर सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल क्यों उठाते हैं? पाकिस्तान में बात हो जाती है, सीज फायर डील हो जाए, उसके बाद वो फिर से तेरे पर थूक के चले जाएंगे और तू चाटता रही हो तो ओ जी मुझे डोनाल्ड ट्रंप की थूक चाटने का मौका मिला है, मैं सुपर पावर बन गया। आप दुनिया में मजबूत नहीं है, आपकी हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी है और इसलिए पाकिस्तान देखा नहीं कमाल मजबूत कर रहे हैं? पाकिस्तान कितना मजबूत है, उसकी इकोनॉमी देखी नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वो शक्तिशाली हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और बेस्ट बैक टू द बेसिक्स जिसको कहते हैं। दीपक सर को फिर वही मैदान मिला है जिसके दीपक सर बेस्ट खिलाड़ी। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपका इतना शुक्रिया। प्यार आप हम लोगों से करते हैं, हमारे दर्शकों से करते हैं और इतनी कृपा है आपके डीएमपी पर, इसके लिए हम बहुत हृदय की गहराइयों से आभारी हैं आपके कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि आप इतना वक्त देते हैं हमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। अरे नहीं दीपक सर, ट्रम्प साहब की हॉर्मुज खुल गया है, ईरान ने कहा हॉर्मुज खुल गया है और यही पूरी कहानी फिर वापस वहीं आ जाती है जहां लोग यहां उछलेंगे आज फिर से। ट्रंप ने कहा है डार्लिंग मुनीर, डार्लिंग शहबाज शरीफ, और उधर से शहबाज शरीफ ने कहा है मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट अ मैन। ये जो है दीपक सर, एक बात तो है ना जो बार बार सामने से दिख रही है, जो बार बार लोग आपसे पूछेंगे भी कि दीपक सर बताइए, पाकिस्तान का नाम दुनिया का सुपर पावर ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो आप फिर पाकिस्तान की काबिलियत पर सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल क्यों उठाते हैं? दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है, आज हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ 18 अप्रैल को। ये बिल्कुल सही कहा है कि ईरान ने अनाउंस किया है, उसने पहले सर झुकाया है कि अब हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करेंगे। यूएई अरब एमिरेट से एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है, उनको बहुत नुकसान हुआ था जब उसने मिसाइलें दागी थी, तो एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट आई है, ईरान हार गया है, हम जीत गए हैं। ये यूएई की स्टेटमेंट है ना। जहां तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, दिस इज अ फेयर असेसमेंट। सर सच्चाई ये है कि जो पश्चिमी प्रतिबंध लगे थे, ईरान को आपने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग कर दिया था। फिर आप क्या करते थे कि अपनी एनर्जी के जो साधन थे, स्रोत थे, आप अपना ऑयल बेचते थे, शैडो फ्लीट या डार्क फ्लीट जिसको कहते हैं, और फिर आप उसके पैसे लेते थे, या तो युआन में लेते थे या आप रूबल्स में लेते थे क्योंकि डॉलर तो आप दे नहीं सकते, वो अमेरिका हड़प कर देगा। तो जो ये ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड लगाया है सर, ये कोई एकदम से नहीं लिया था निर्णय वॉशिंगटन ने, वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। उसने पहले तो, उसके पहले जो लोग आए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो प्रतिबंध लगाए थे, स्विफ्ट जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसे तो रोक दिया, अलग कर दिया, काट दिया ईरान को। अब ये नेवल ब्लॉकेट का मतलब है कि जो एनर्जी मार्केट है
उनसे तेहरान को रोक दिया है, यानी उसके पास अब इनकम का कोई स्रोत नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल सर। ईरान की इस समय आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर है। तेहरान ये कह रहा था कि भाई अगर कोई पीस डील करनी है तो इसराइल को बोलो कि लेबनान को मत ठोके। उसने ये नहीं कहा था कि हिजबुल्लाह के साथ मोहब्बत कर ले ना। बट लेबनान हम सब जानते हैं वो तो एक वर्चुअल देश है जिसको हिजबुल्लाह कंट्रोल करता था। तो अभी क्या हुआ है सर? वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुई है, उसमें लेबनान और इसराइल के बीच बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, तो दोनों ने फिर गले मिले, डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। और कई सालों के बाद दोनों के बीच में अब राजनीतिक संबंध होने वाले। यानी ईरान जो सोच रहा था कि इसराइल नहीं करेगा, ये देखिए शातिर डोनाल्ड ट्रंप दोनों को बुलाया, बोला भाई आपकी आपस में क्या दुश्मनी है? इसराइल की दुश्मनी तो हिजबुल्लाह से है, और लेबनान की दुश्मनी भी हिजबुल्लाह से, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पूरे देश को पे कब्जा कर लिया। वो मान गए। अब इसका मतलब ये होता है सर कि जो ईरान का लास्ट उसका दाव था वो भी खत्म हो गया। ईरान फंस चुका है पूरी तरह से, क्योंकि ये जो लेबनान और इसराइल के बीच में 10 दिन का सीज फायर है उसको हम भूल रहे हैं, उसका हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सब हॉर्मुज की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत अहम है। इसका क्या मतलब है कि ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है सर मिडिल ईस्ट के जो जियो पॉलिटिक्स। इसराइल ने मैं नहीं कहा कि दक्षिण लेबनान के जो हिस्सों में मैं बैठा हुआ हूं मैं वहां से जाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं कहा उसने। इसका मतलब ईरान अब निवस्त्र हो गया है। अगर हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं किया तो ये जो सीज फायर 10 दिन की है, ये तो सिर्फ एक पॉज है, ये एक रेजोल्यूशन नहीं है। हिजबुल्लाह क्या करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हिजबुल्लाह का जो मालिक है, जो क्या उसको पेट्रन को क्या बोलते हैं, जो उसका संरक्षक है, चीफ सप्लायर है, स्ट्रेटेजिक कमांडर है, उसने तो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया। हिजबुल्लाह वाले क्या सोचेंगे, टाइगर हमास जब पिट रहा था तो तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, कुछ कर नहीं पाया। जब पिटाई हो रही है हूथियों की तो उस वक्त भी खामोश था। तो उसने कहा कि वहां तो कुछ कर नहीं पाया, हूथियों के साथ भी कुछ नहीं कर पाया, और अब तूने जो है हॉर्मुज खोल दिया। तू तो बड़ी बातें करता था, कभी नहीं खोलूंगा जब तक हिजबुल्लाह के साथ आप कहें कि हिजबुल्लाह दुनिया का मालिक है। अब क्या हो गया? और दूसरी चीज होने वाली है सर, अब लेबनीज की जो आर्मी है, लेबनान की मिलिट्री बिल्कुल नपुंसक है, लेकिन उसे अब दोबारा बनाया जाएगा, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा अमेरिका और इजरायली सपोर्ट के साथ, और वो फिर हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। सर अगर हिजबुल्लाह ये 10 दिन की सीज फायर एक्सेप्ट करता है तो वो मार्जिनलाइज हो जाएगा, यानी तेरा कोई व्यक्तित्व नहीं, भाग जा, तेरा तेरा अस्तित्व कुछ नहीं, चला जा। अगर रिजेक्ट करता है तो फिर उसको गुस्सा जो है इजराइल का और अमेरिका का, उसका सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है सर। ये एक चीज है जो शायद इतना ध्यान हम लोग नहीं दे रहे, जो हमको देना चाहिए था। यानी फोकस तो सारी दुनिया का स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे है, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात लेबनान में हो रही है सर, कि हमेशा के लिए हिजबुल्लाह वहां से अब खत्म हो जाएगा, उखाड़ देंगे। अगर उसने सीज फायर 10 दिन की है, बोला कि मैं नहीं मानता, तो फिर अमेरिका ठोकेगा उसको। अब क्योंकि हॉर्मुज तो खुल गया है, नेवल ब्लॉकेड बैठा हुआ है, एक भी अभी तक अमेरिकन नेवी ने गोली नहीं चलाई, एक भी मिसाइल नहीं फेंकी। जिन जहाजों से कहा है तुम ईरान के पोर्ट से आ रहे हो वापस जाओ, वो चले गए, कहीं 10 12 15 जो भी फिगर है वो वापस चले गए, यानी वो डर गए। तो किसी ज्यादा अपनी आवाज ना ऊंची करो, पत्थर मत फेंको, अपनी प्रेजेंस से उनको डरा दो, वो चले गए वापस। सो ये दो चीजें सर बड़ी देखने वाली, क्योंकि देखिए सर, ये मेरा मानना है सर, मुझे 53 साल हो गए कूटनीति में। मान लीजिए कि उसने, ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है, ठीक है सर, जो आपने भी बताया उसने खोल दिया। ये तो एक टैक्टिकल डिसीजन है सर, ये तो एक टैक्टिकल कंसेशन है। कल अगर वो फिर से बंद कर देता है तो क्या करेंगे आप लोग? ये तो बिल्कुल टैक्टिकल है, ये मेन चीज नहीं है। मेन तो था लेबनान में जो हिजबुल्लाह को ठोकना है वो हो रहा है, दूसरा था आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम। सर हॉर्मुज को बंद करना या खोलना, अरे दुनिया बर्बाद हो जाएगी नहीं खोला, ये बकवास है। ये हमारे कुछ, मेरे नहीं, दुनिया भर के मिलिट्री लोग जिनको डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं, वो बड़ी बातें करते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉरगेट इट। हॉर्मुज को कल वो फिर से बंद कर दे तो क्या होगा सर, कौन रोकेगा? सिचुएशन फिर और भयंकर हो जाएगी। ये केवल एक टैक्टिकल कंसेशन, टैक्टिकल मनूवर है,
कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। सर 20 साल से ज्यादा से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे दौड़ रहा है। वो जो उसकी सेंट्रीफ्यूजेस है ना, जो यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाती हैं, वो अभी तक घूम रही हैं, किसी ने उनको नहीं हटाया। उसका यूरेनियम स्टॉक पाइल अभी तक पड़ा, किसी को बता नहीं रहा। मेरा मानना है कि वो उसी यूरेनियम को क्षमा कीजिए, उसी एनरिच्ड यूरेनियम को और शक्तिशाली बना रहा है। झूठ बोलना तो उसकी फितरत है ना। अभी तक 20 साल से कह रहा है कि मेरा कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, बकवास करता है। सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है कि ये कर रहा है, और अभी तक खामोश रहे क्योंकि उनको बहाना एक चाहिए था, उसको ठोकने का, जो बहाना उसको मिल गया। सो ये दो पैरेलल चीजें सर आप देख रहे हैं, एक तो हिजबुल्लाह इन लेबनान, और दूसरा जो इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि ईरान ने क्या देखा है सर, इराक, लीबिया, सीरिया, वहां पर तो रेजिम चेंज हो गया ना, है ना कि नहीं सर? बदल सदाम हुसैन को लटका दिया, लीबिया में मार दिया गद्दाफी को, सीरिया का बशार अल असद को निकाल दिया। मेन चीज न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये होती है सर कि टेक्नोलॉजी जो होती है, मैं आपको ये बताता हूं सर, टेक्नोलॉजी जाती नहीं है भाई, जानकारी तो आपके पास है ना सर। अब मैंने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स किया, अब कल मुझे कहें दीपक बोरा इकोनॉमिक्स भूल जाओ, कैसे भूलूं सर? मैंने वही तो पढ़ा है। तो ईरान से कहना कि तू टेक्नोलॉजी भूल जा न्यूक्लियर की, वो कहेगा भाई छोले खाओ, 20 साल से तो मैं वो कर रहा हूँ। सो टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, लेकिन अमेरिका, इससे पहले ओबामा ने वो जो अग्रीमेंट किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 10 साल या 15 साल या 20 साल मत करोगे, मॉरेटोरियम, उसके बाद क्या वो भूल जाएगा टेक्नोलॉजी 20 साल में? वो फिर बनाएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भाई ये पिक्चर मैंने देखी हुई है पहले, जो ये बेवकूफ ओबामा वगैरह ने किया था, ये पिक्चर मैं नहीं दूंगा, अब मुझे चाहिए एक टोटली वेरीफाइबल डिसमेंटलिंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। टाइम वेस्ट मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ, आप जेन्युइनली उसको खत्म करिए, मैं वेरीफाई करूंगा, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर अब मैं ईरानियन की हैसियत से बोल रहा हूं, अगर मैं अपनी न्यूक्लियर एम्बिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं, तो मेरी औकात क्या रहेगी दुनिया में सर? क्या ईरान मानेगा? सारी दुनिया तो बड़ी खुश हो जाएगी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन ईरान मानेगा? ये मुझे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। मेरा अपना मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान की जो बाकी पैसे उसको मिलते थे तेल एक्सपोर्ट से, उसको बंद कर दिया। ईरान को मानना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज मैं बता देता हूं उन मुल्लों के बारे में, वो झूठ बोलेंगे सर, वो कस्में खाएंगे, या अल्लाह खूब करेंगे, लेकिन चुपचाप से अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जिहादिस्तान की कोई अहमियत है, क्योंकि उसके पास अमेरिका से एक भीख में मिला हुआ न्यूक्लियर वेपन है। तो मेरे पास अगर न्यूक्लियर हथियार होगा तो मेरी भी अहमियत दुनिया में बढ़ जाएगी। सर दिस इज द रियलिटी टुडे। आप सहमत हैं नहीं हैं? जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं लिख के बताइएगा कि हॉर्मुज पर ज्यादा फोकस मत करिए, लेबनान और हिजबुल्लाह पर भी फोकस करिए, जो अमेरिका का मेन एम है। हॉर्मुज तो खोलना ही था, ईरान में इतनी काबिलियत नहीं है, एक भी जहाज नहीं जा रहा, सारे वापस भेज दिए जाते हैं ईरानियन बंदरगाह पर। क्या मिला आपको? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अभी एक मुल्ला जी टीवी चैनल पे बोल रहे थे, मैंने सुना सर कि ईरान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ ही, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर आपकी आप ये और भारतीय मूल का मुल्ला है, तो ये मैं ईरान की टोपी वोपी पहन के आ जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर आपकी सरकार कह रही है कि 280 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, आप तो कह रहे हो कोई नहीं हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ईरान ने डिमांड की है, तो फिर आप लिखिए ना उनको कि ये गलत डिमांड है, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्यों हम इतने पैसे मांग रहे हैं? आपकी सरकार आपको चूने के क्या दीवार के अंदर जैसे करते थे ना, चुन देगी दीवार के अंदर। क्या आप बकवास कर रहे हैं? चुनवा तो सर देगी, हाँ। इनकी यही समस्या है कि ये सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे और दुनिया हमारी बात मानेगी। दुनिया आपकी बात नहीं मानती, क्योंकि एविडेंस, सबूत हम सबके सामने है ना सर। ईरान में, तेहरान में आप देखिएगा इंटरनेट पे जो तस्वीरें देखिए ईरान को जो डैमेज हुआ है, वो किसी अमेरिकन फोटोग्राफर ने नहीं किया, वो एआई नहीं है, वो जेन्युइन है। और यहाँ पे ये साहब कहते हैं आज तो एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी है। और जो वो एरिया में जा रहे थे सर, जब वो वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट, तो मैंने देखा 2-3 गाड़ियां चल रही थी। मैं उस एरिया में रहा हूँ सर, वहां पे तो ट्रैफिक जैम होते थे, यहाँ 2 गाड़ियां चल रही हैं।
तो ये मुल्ला जी कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है जी, सब कुछ नॉर्मल है। क्या बकवास करते हैं लोग। सो बेटा मेरा अपना आइडिया है कि अब आप ये देखेंगे हॉर्मुज़ को ईरान बंद करने की उसकी अब हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर उसने फिर से बंद किया, फिर बैक टू स्क्वायर वन, वही पिक्चर फिर से शुरू होगी, अमेरिका ठोकेगा, इज़राइल ठोकेगा, और जो कुछ बचा कुचा ईरान में वो भी खत्म हो जाएगा। जबकि हिजबुल्लाह गया सर, हिजबुल्लाह इज हिस्ट्री नाउ, वो नहीं छोड़ेंगे उसको। और अमेरिका ने 10 दिन की जो दिए है ना सर सीज फायर का, बोला है लेबनान और इजराइल के बीच में, हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, इट्स लेबनान एंड इजराइल, ताकि लेबनीज मिलिट्री को दोबारा हम डेवलप कर सकें। इसके हाँ, बाद लेकिन लेबनीज सर, इस सब में सबसे बड़ा प्लेयर तो पाकिस्तान है सर। नहीं सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा लेबनीज मिलिट्री के साथ। पाकिस्तान की जो इस समय जो बहुत फुदक रहा है कि पाकिस्तान में टॉक्स होंगी, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला हो सकता है मैं वहां जाऊं, वो नहीं जाएगा सर, सवाल नहीं पैदा होता। वो है कि वो डार्लिंग डार्लिंग इसलिए कि भाई देखो यार, 4 दिन से ये जो ईरानियन है मेरे जूते नहीं पॉलिश किए, तुम आके करो। हाँ जी जनाब, मैं अभी आ रहा हूँ आपके जूते पॉलिश करने, और बेकार की बात है। मान लीजिए बात वहां पे हो जाती है, लेट्स अज्यूम सर, लेट्स अज्यूम की बात नाइजीरिया में होती है, लेट्स अज्यूम की बात भूटान में हो जाती है, इसका क्या मतलब है सर कि भूटान अब सुपर पावर बन गया, कि अमेरिका का राष्ट्रपति वहां, अमेरिका राष्ट्रपति जिस देश में जाता है वो सुपर पावर बन जाए? बेवकूफ लोग हैं। भारत में आया, हमने तो ये नहीं कहा कि वो आया हम सुपर पावर बन गए। आपको याद है ना, अहमदाबाद गया था, मैं था उस वक्त, आई वाज हियर। हाँ, ये तो नहीं कहना, ये नहीं कहना होता हम सुपर पावर बन गए जी, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ गए, उससे पहले बराक ओबामा आया जी हम तो सुपर पावर बन गए। क्या फायदा ये सब बकवास करने, वो गधे हैं और उनकी दुनिया में कोई रेलेवेंस है, पैसा है नहीं, भिखारी हैं, सऊदी अरेबिया से भीख मांगते हैं क्योंकि यूएई के साथ जो पंगा ले रहे हैं, यूएई ने कहा मेरे पैसे वापस करो, बहरीन से पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई सुनो भाई जिहादियो, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है यार मुझसे मांग लो, मेरे पास ढेर सारी फॉरेन एक्सचेंज, $2-4 तुमको दे दूंगा, और फिर बाज आ जाओ। उसके बाद नहीं बाज आओगे तो वो भी नहीं दूंगा। मुझसे क्यों नहीं मांगते हो, मैं तो पड़ोसी हूँ। और फिर आप जब हम लोग मिलते हैं विदेशों में, आप कहते हो वी आर द सेम पीपल। अगर सेम पीपल है तो अलग क्यों हुए थे कमीने? अगर हम एक ही लोग हैं तो तुम मुझसे अलग क्यों हुए थे, ये भी तो बताओ। फिर जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाई डिड यू सेपरेट, फिर कहते हैं चलो चाय पीते हैं, तो जवाब नहीं दोगे ना। सो ये बेसिक स्टोरी है यार, मैं पैसे दे देता हूँ तेरे को, चाहिए? मेरे पास ढेर सारी फॉरेन एक्सचेंज है, 700 बिलियन, 800 बिलियन, बहुत सारा पैसा। तेरे को कुछ चाहिए तो भिखारी है, मैं दे देता हूँ, पर अपना घमंड भूल जा, थूक दे। और ये डोनाल्ड ट्रम्प जो तेरे साथ कर रहा है, तेरा फायदा उठा रहा है। समझ नहीं आया? जब सोवियत संघ भिड़ा हुआ था अफगानिस्तान में, तेरा इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद जब सोवियत संघ गया, वो थूक के तेरे ऊपर चले गए वहां से अमेरिकी। उसके बाद फिर 9/11 हुआ, फिर से तेरा इस्तेमाल किया। 9/11 में जब तालिबान ने सरेंडर आत्मसमर्पण कर दिया, फिर से अमेरिकन तुझ पे थूक के चले गए। या तो कितनी थूक खा सकता है उनकी? वो अब की जो ये सीज फायर, मान लीजिए पाकिस्तान में बात हो जाती है, सीज फायर डील हो जाए, उसके बाद वो फिर से तेरे पे थूक के चले जाएंगे, और तू चाटता रही हो तो ओ जी मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की थूक चाटने का मौका मिला है, मैं सुपर पावर बन गया। क्या बकवास करते हैं तुम। इसका 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 आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देगा डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाप की औकात नहीं है कि बना दे। मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं गया, आपके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। सो सर ये चीजें हैं, ये एक चीज कहते हैं, एक होती है हकीकत, एक होता है अफसाना। अब हकीकत ये है सर, आप लेबनान की तरफ ध्यान दीजिए, और मुझ वो खुल गया, खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, फिर से बंद किया, फिर कयामत की रात होगी, वो नहीं करेगा। और जब पैसे नहीं आएंगे क्या करेगा सर? आज हम बात कर रहे हैं 18 अप्रैल को, मेरा जो ग्रुप है उसमें एक ईरानियन फ्रेंड ने कहा दुकान के शेल्व्स खाली हो गए। दुकान में जहां वो जो भी कुछ लेने जाता था, कहता खाली है क्योंकि सबको पता है कल से और महंगाई बढ़ेगी। तो हम लोग सब दौड़े गए हैं कि जो कुछ मिलता है यार, चाहे बूट पॉलिश मिलता है, चाहे कुछ मिलता है, जो कुछ मिलता है वो खरीद के ले आओ। कहता जो हमारे पैसे बचे थे हम सब कुछ खरीद के ले आए। ये ऐसे थोड़ा देश चल सकता है सर। योर शेल्व्स आर एम्प्टी। सर मैंने सोवियत संघ में भी देखा था, मैं आपको बताऊं मजेदार चीज। सोवियत संघ के टाइम में किसी भी जो 15 रिपब्लिक थी, तो वहां पे आप जाते थे सुपरमार्केट को पास कर थे, बड़ी लंबी लाइन होती थी उसके बाहर। तो पूछो कि भाई ये क्या हो रहा है, बोला पता नहीं क्या हो रहा है, बस सुना है कि कोई नई चीज बिकने के लिए आई है, तो सब लाइन में लग जाते थे।
वहां तो हर चीज लाइन चाहिए होती थी ना खरीदने के लिए, अंदर घुसने के लिए। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे कुछ चिकन आया है? हाँ सर चिकन आया है। तो फिर सर देख लीजिए 3000 लोग बाहर खड़े हैं चिकन खरीदने के लिए, क्योंकि मिलता नहीं था नॉर्मली। तो यही चीज अब ईरान में होने वाली है सब। ये लोग बुरी तरह से अमेरिका से पंगा लेके फंस गए। इन्होंने सोचा था अमेरिका पहले झुकेगा, वो नहीं झुका। उसने कब से अपने युद्धपोत अरेबियन सी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में भेज रखे, गल्फ ऑफ ओमान में भेज रखे थे कि कोई वहां से, आप लोग तो कहते थे अजी डर गया अमेरिका, उसका इब्राहिम लिंकन और जेरल फोर्ड और ये और वो सब भाग गए वहां से। कोई नहीं भागा था। वो जान के ये कहानी फैलाते हैं, वो जी उसको चोट लग गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, वो क्या कहते हैं, दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ करने, वो वहीं बैठे हुए हैं सर। ये बड़ा पुराना खेल है। हमने भी तो ये किया था। 71 की एक चीज आपको बताता, जब हम ठोक रहे थे ना, हमारे पास उस समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, INS विक्रांत। तो पाकिस्तानी का एक पनडुब्बी थी गाजी, वो अमेरिका ने दे रखी थी उसको, तो वो ढूंढ रहा था INS विक्रांत कहाँ है। वो सारी कहानी आप जानते हैं। तो क्या हुआ कि दूसरे हमारे पानी के जहाज ने प्रिटेंड किया कि वो विक्रांत है। फिर हमने अफवाह फैला दी कि विक्रांत जो है वो इस जगह पे है क्योंकि उसकी इंजन फेल हो गए, तो वहां पे उसकी मरम्मत हो रही है। तो ये ढूंढता हुआ वहां, जबकि विक्रांत वहां से 1000 किलोमीटर दूर था, तो वहां गया, हमारा एक जहाज रुका हुआ था, उसने ठोक दिया उसको। हमारा भी जहाज डूबा, उसको भी ठोक दिया। तो ये डिसइंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन, ये हम जानबूझ के, सब लोग करते हैं, मैं ही नहीं करता। अगर मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि सारे जहाज जो हैं फलाने देश के, वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो आपका ध्यान इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, जबकि जहाज तो बैठे हुए हैं पेशावर में। तो ये बड़ी कॉमन चीज होती है। और ईरान इसमें फंस गया सर। किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, वो गधे हैं सर। वो समझ नहीं पाते कि क्या खेल अमेरिका के। अमेरिका शातिर है, हम भी बहुत शातिर हैं इसमें। ये कहा सर हम अपने घरेलू पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। ट्रंप मुनीर कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं शहबाज शरीफ डार्लिंग। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो उनकी हालत आप जानते हैं। जी हाँ। वो फिर वही करने लगे हैं कि अरे आपसे तो नहीं हुआ, दीपक जी आप तो नहीं कर पाए, आप इंडिया की स्टोरी बताते हैं, इंडिया तो नहीं कर पाया, ये तो पाकिस्तान क्या नहीं हो कर रहा है, पाए? हर जगह अखबारों में शहबाज शरीफ मुनीर का नाम छपेगा। बताइए मोदी जी विश्व गुरु थे आप, आपसे क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूँ, उन दोनों को यहाँ मैं कल बुला लेता हूँ। क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? जब हम 65 में जंग हुआ था, उसके बाद 66 में शास्त्री जी और वो अजूबा खान जिहादिस्तान का और एलेक्सी कोसिजन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, वो ताशकंद में मिले थे। वहां एक समझौता हुआ था, एक दस्तावेज बनाया कि एक दूसरे को नहीं ठोकेंगे, जो जमीन हमने कब्जा कर लिया वापस कर देंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। वो पहली और आखिरी बात थी कि हमने मध्यस्थता स्वीकार की। हम नहीं करते। यहां उनको बुलाएंगे किस लिए सर? मान लीजिए दोनों आ जाते हैं, ईरान का कोई आता है, अमेरिका का कोई आता है, मैं एक टेबल दे दूंगा, कमरा दे दूंगा, बैठ के बात करो, तो बात होगी। तो समझौता नहीं हुआ तो, समझौता हो भी गया तो ये अगर आप डीपली देखें कि विश्व गुरु हैं, ये हैं, वो, ये सब भूल जाओ सर। ये कहने की बात है, उनका ये कहना कि चलते। आप दुनिया में मजबूत नहीं है, आपकी हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी है और इसीलिए और पाकिस्तान देखा एक नहीं सर, कमाल मजबूत। कर रहे हैं। पाकिस्तान कितना मजबूत है, उसकी इकोनॉमी देखी नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वो शक्तिशाली हो गया। उसकी फौज नहीं देखी? दुनिया की सबसे शक्तिशाली। अमेरिका तो उसके सामने बच्चा है। और जो आर्थिक व्यवस्था, IMF पाकिस्तान के पास जाके भीख मांग रहा है। महंगाई किस बात की महंगाई? जानते नहीं है कि पाकिस्तान में चिकन 1000 रुपए किलो मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की औसत की इनकम जो है 1 करोड़ रुपया है। एक पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया कमाता है प्रतिदिन का। ये आप बकवास करते हैं। खाने को है नहीं, भीख मांगता है, लेकिन ओ बहुत शक्तिशाली। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था बहुत साल पहले, 150 साल पहले, जब पेट खाली हो उसमें उम्मीदें और धर्म भर दो। तो धर्म के नाम पर वो धर्म को ही खाएंगे, उम्मीदों को खाएंगे। दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा। क्या फायदा ये सब करने का? दुनिया में 60 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 60 काइनेटिक, आपस में देशों के। जैसे ईरान और अमेरिका का हो रहा था, इजराइल का हो रहा था, इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, बहुत सारे 60। इंडोनेशिया में भी अभी
एक प्रकार का गृह युद्ध चल रहा है, थाईलैंड में पंगा हो रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कहां कहां मध्यस्थता करोगे, कितनों को बुलाओगे, कोई फायदा नहीं है इसका सर। अल्टीमेटली भारत को फोकस करना है, जो हमारा लक्ष्य है वो है विकसित भारत और विश्व गुरु है। इनके पास और है क्या कहने को? मान लीजिए ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट कि मैं बुला लेता हूँ, ठीक है सर, ये आ जाते दोनों, वो मुल्ला क्या नाम है उसका, वो पिंजड़े वाली मुनिया, क्या नाम है, मुन्नी बाई, यही नाम है। खेती हाँ, खेती मार्शल, जिहादिस्तान का खेती मार्शल, फील्ड मार्शल जो आ जाता है, इधर से कोई आता है, एक दूसरे को गाली देके चले जाते हैं, फिर लोग ओ क्यों बुलाया था हमको, गधे हैं गधे। 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए यार, अगर आपको समझ नहीं आता मेरे पास आओ, मैं समझाऊंगा, मैं आपको लेक्चर दूंगा, तो मेरे पास तो आएंगे नहीं, कहेंगे आप तो सरकार का और भारत का समर्थन करते हो। हाँ करता हूँ, बड़ी छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं देश का समर्थन करता हूँ। सरकार आज है कल नहीं होगी, मैं हूं कल नहीं होऊंगा, भारत तो अमर है ना सर। ये चीजें जो है, जो ऑपोजिशन वालों को बकने दो, जो बकते हैं क्या फर्क पड़ता है, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये देखिए कहानी सर, है। एक चीज देखने को में आ रही है, एक चीज अगर हम लोग ध्यान दें, वो हमने पहले भी पूछा है आपसे, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका हर थोड़ी देर अच्छा है, अरे ये हमारा बाबू है, अरे ये हमारा सोना है, और उसके नाम का जिक्र करके बार-बार पाकिस्तान के महत्व को बताने की कोशिश होती है। क्या ये मैसेजिंग भारत के लिए है, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का? दुनिया के या लिए है, हमने कुछ ऐसा बिगाड़ा वहाँ ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बाद से पाकिस्तान को लेकर अमेरिका बेहद बहुत चिंतित मार है? पड़ी है सर, ये सारी दुनिया जानती है, सारी कहानियां तो बाहर आ रही हैं। आप ये भी जानते हैं, एक चीज मैं आपसे कहता हूँ सर, अभी एक लश्कर क्या नाम है जो भी उसका है, उनका एक नंबर 2 या नंबर 1 कोड आ दिया है अज्ञात लोगों ने। अब मैं कुछ बताऊं सर आपको, आप खुद अनुमान लगे। मैं सूडान में आपका राजदूत था, वहां पर एक उनका मंत्री था जो दारफूर के साथ झगड़ा हो रहा था पश्चिम सूडान में, वो भी मुसलमान है ये भी मुसलमान, उनको बुरी तरह से ठोक रहे थे। सूडान के लोग कहते हैं हम अरब हैं, अरबिक हैं और वो अफ्रीकन है, तो मारो इन कालों को। वो खुद भी काले हैं पर वो ज्यादा काले थे, मार रहे थे। तो जो मंत्री वहां पे सब सुपरवाइज कर रहा था, उसके ऊपर आरोप लगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि इसको पकड़ो। अभी थोड़ी प्रेसिडेंट में भी लगे थे, वो अलग था कि इस मंत्री को हमारे हवाले करो, वो कर सकते थे। बड़ी एम्बेरसमेंट होती कि भाई आप अपने एक मंत्री को दे रहे हो। तो फिर क्या होता है सर, मंत्री जी गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, एक ट्रक आता है, गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी उलट जाती है, ट्रक से 2 लोग निकलते हैं, सुन लीजिए, उस मंत्री के जिस्म को बाहर निकालते हैं, ट्रक जिस्म के ऊपर से जाता है, फिर रिवर्स करके जाता है ताकि ये बचे ना, चला जाए। अजी अज्ञात लोगों ने मार दिया उसको, क्यों? आपने खुद मारा है, क्योंकि वो एम्बेरसमेंट बन गया था। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीजें होती हैं अमेरिका के लिए, जब ये एम्बेरसमेंट बन जाएगा, जिहादिस्तान ज्यादा फुदकेगा, ठोक के चले जाएंगे। अब जिस आदमी को मारा है हमने, अज्ञात लोगों ने, हिजबुल्लाह वाले को, मेरे पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है क्योंकि मैंने देखा है, जिहादिस्तान की सरकार ने कहा भाई अब इस गधे का कोई फायदा नहीं है, हमें उड़ा दो, हमें यहाँ अज्ञात लोगों को खुद ही भेज के मार दो इसको, और हम ब्लेम कर देंगे इसको उसको, भारत को, चीन को, अमेरिका को, किसी को ब्लेम कर दें। अब इस आदमी की हमें जरूरत नहीं है। इन गधों को एक चीज, अगर वहां पे उस देश में आपके प्रोग्राम आपका प्रोग्राम लोग देखते हैं, भाई जब तक आपकी मुझे जरूरत है मैं आपको रखूंगा, जिस दिन जरूरत नहीं है मक्खी की तरह दूध के प्याले से निकाल के कूड़ेदान में फेंक दूंगा। ये समझ आइए, जो अपने देश का सगा नहीं है वो दूसरे देश का सगा कभी नहीं हो सकता। ये हम सब जानते हैं, पहली चीज हमें सिखाई जाती है। देखा नहीं, ठीक है भाई, इन सबको जल्दी है ना सर। आजकल क्या 72 हो गई? नहीं आजकल तो कम हो गई है, 27 रह गई है शायद पूरे, 72 नहीं मिलती आजकल, क्योंकि हमने इतने सारे भेज दिए वहां, तो फिर वो हूरों की भी तो कमी हो गई है ना सर। तो वो फिर जो है, इन लोगों को ये बात अगर समझ आ जाए, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, वो अमेरिका, और कौन सा देश है जो उसकी तारीफ करता है सर? डोनाल्ड ट्रंप ही करता है ना, और कौन करता है सर? खाड़ी के देश करते हैं, ईरान तो गाली देता है, रूस करता है, चीन भी खामोश है,
अब बीच बीच में कह देता है कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हैं वो, लेकिन अंदर से जानता है हम फंस गए हैं जिहादिस्तान में। जो उन्होंने वो बनाया ना सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहते 30 बिलियन 40 बिलियन, को कहता है 70 बिलियन, जितना मर्जी बोल। अब चीन को वो पैसा वापस चाहिए, पाकिस्तान कहता पैसे तो मेरे पास है नहीं, कर ले जो करना। तो ये फंसे हुए हैं बुरी तरह से। दिस इज द भारत रियलिटी। की बड़ी पोजीशन सर कैसी लग रही है इस पूरे खेल में? जो क्या हमारी चीज? ऊर्जा जरूरतें हैं और हॉर्मोज के खुलने से उसका क्या असर मेरा पड़ेगा मानना हमारे है ऊपर? कि मेरा मानना है सर, हम लोग जो काम, ये जो आपका रिएक्टर क्रिटिकल हुआ है ना सर, ये करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पायलट प्रोजेक्ट, उसके 3 स्टेज होते हैं। हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हम लोग बाहर से लेते हैं एनरिच यूरेनियम। तो यूरेनियम आया, उससे शुरू किया उसको, फिर उसके साथ थोड़ी थोरियम जो केरला की बीचेस पे भरा हुआ है, आधी दुनिया की जो अवेलेबिलिटी है थोरियम की वो भारत में है, उसको हमने दूसरे स्टेज पे चले गए हैं, फिर तीसरे स्टेज पे अब जाएंगे और मेरा कहा 2-3 साल में। सर इसकी खास बात यह है, मैं बड़े आसान शब्दों में सुनाता हूँ, आपकी गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर देती है, मेरे पास एक गाड़ी है जो 1 लीटर में 10 किलोमीटर तो देगी, लेकिन चलने के साथ साथ 2 लीटर ईंधन और पैदा कर देगी। इट प्रोड्यूसेस मोर देन इट कंज्यूम्स। समझ में क्या कह रहा हूँ? तो थोरियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ये है, वो ज्यादा ईंधन पैदा करेगा, और जो ईंधन पैदा करेगा वो फिर हम भेज सकते हैं अपने पावर प्लांट्स को। और अगर ये चालू हो जाए, जो मेरे दोस्त हैं बहुत ज्ञानी ध्यानी है, उन्होंने कहा कि एक बार ये चालू हो जाए, जब ये रिएक्टर शुरू हो जाता है, तो 1000-2000 साल तक ऊर्जा की फिर जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रोड्यूस करता जाता है। अब मैंने कहा कि फिर कितनी कीमत हो जाएगी जब ये क्रिटिकल हो गया 10 साल में? बोले शायद 1 रुपया या 50 पैसे लीटर पेट्रोल बिकेगा, अगर उस समय पेट्रोल की जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत। ये बड़ी बहुत बड़ी चीज थी, और केवल दुनिया में ये टेक्नोलॉजी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियल स्केल पे चीन हार चुका है, अमेरिका हार चुका है, फ्रांस हार चुका है, जर्मनी हार चुका है, जापान हार चुका है, सिर्फ भारत के पास। इसीलिए तो हम बात करते हैं ना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 50% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक हमने कहा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और तेल से नहीं करेंगे, जो हम नई बना रहे हैं वो 50% 2030 तक न्यू रिन्यूएबल एनर्जी होगी। हमने तो 2025 में वो लक्ष्य हासिल कर दिया। सर ऊर्जा की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस। और बाकी आपके ऑपोजिशन वाले, ओ जी विश्व गुरु नहीं है, आपको एनर्जी लेनी पड़ती है, चाचा मेरे चुप करो यार, ये चीजें सुन सुन के कान पक गए। इनको और कोई काम नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे। मैं उनसे पूछता आप बताओ क्या करना चाहिए। ट्रंप और कह रहा कि मैं जाऊंगा, चलिए अमेरिका और ईरान की बातचीत हो रही है, मुझे क्या करना? दोनों को बुला लूं? बुला लेता हूं कल, आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो। सो दीज आर इश्यूज जो ये लोग बेवकूफ हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं सर, इनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये थे दोबारा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कीमती समय देने के लिए। और एक बहुत शानदार चीज आपको बहुत जल्द हम दीपक बोरा सर के साथ शुरू करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। सर ने वादा किया एक बढ़िया सा पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जय हिंद, सर जय भारत। फाइनली आप जरा हिजबुल्ला और इजराइल पे नजर रखिएगा, 10 दिन का युद्ध विराम है, ठीक देखते है हैं, सर, हॉर्मुज़ को भूल जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद।